नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लास में। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और पूरे केमिस्ट्री में इसका बहुत ही महत्व है इस टॉपिक का, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि होने वाली जिसको हम बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये मोल कॉन्सेप्ट आज हमको पढ़ना है, जो कि आज ये सिर्फ एक ही टॉपिक का वीडियो होगा। पूरा वीडियो में हम सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम कहते हैं फार्मूला मास। उसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या होता है फार्मूला मास और हमको क्यों जरूरत क्यों पड़ती है कि हम फार्मूला मास निकालें। बहुत से ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनमें हम सिर्फ एक सिंगल एंटिटी होती है। ये सिंगल एंटिटी, जैसे हम अभी तक एटॉमिक मास निकाल रहे थे, मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे थे, तो हमें पता था कि उसमें सिर्फ सिंगल एंटिटी होती है, यानी सिंगल जो होता है। जैसे हमने एटम का निकाला तो मान लिया हमने ऑक्सीजन एटम का, तो हमें पता था कि ये ओनली वन है, ठीक है, एक ही यूज हुआ है। और हम निकालते हैं, मान लिया मॉलिक्यूल का निकालते हैं, हमने क्लोरीन मॉलिक्यूल का आज का हमने निकाला, तो इससे पता चला कि ये मॉलिक्यूल। लेकिन जब हम आते हैं खासकर सॉलिड स्टेट में, जैसे मान लेते हैं हम साल्ट, नमक, तो उसमें हम देखते हैं कि वो जो होता है वो सोडियम क्लोराइड NaCl है ना। तो ये NaCl होता है, जिसको हम, ये सिंगल एंटिटी तो है नहीं, मतलब अकेले तो है नहीं। अगर हम कोई नमक का टुकड़ा लें, नमक का कोई भी टुकड़ा लें, तो उसमें सिंगल तो ये होगा नहीं। इसका देखना, तो हमने बताया कि ये सिंगल एंटिटी के रूप में नहीं रहता, मतलब कि अकेले ये नहीं रहता। ये पूरे कोई भी हम नमक का छोटा सा टुकड़ा ले या बड़ा सा टुकड़ा ले, तो वो पूरे 3D फॉर्म में, ये जो होता है NaCl, ये 3 डायमेंशनल फॉर्म में प्रयुक्त होता है, जिसमें हम, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है कि हम इसका फार्मूला मास निकालें। फार्मूला मास को लिख देते हैं हिंदी में सूत्र भार, इसको बोलते हैं सूत्र भार या सूत्र द्रव्यमान तो सूत्र द्रव्यमान भी कह सकते हैं, सूत्र भार। ठीक, तो इसको हम जनरली सॉलिड के केस में ही निकालते हैं। सॉलिड में जो भी पाया जाता है वो 3D फॉर्म में अक्सर पाए जाते हैं। तो ये हमने एग्जांपल के लिए NaCl को हम ले रहे हैं कि NaCl का हमको फार्मूला मास निकालना है। तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि इनका भी अलग मास निकालें, इनका भी अलग मास निकालें। हम इसके नमक के 3D फॉर्म में देखते हैं कि ये जो Na+ आयन होता है और ये Cl- आयन होता है ना, ये आयन्स अपने आसपास 6 डिफरेंट आयनों से जुड़े होते हैं। अगर मान लेते हैं जैसे ये 3D फॉर्म में होते हैं तो अगर ये Na आयन है तो ये अपने आसपास 6 तरीकों से, तो 6 क्लोरीन आयन से घिरा होता है। जैसे यहाँ से एक हो गया Cl, यहाँ से एक हम कह सकते हैं Cl, यहाँ से एक कह सकते हैं Cl, यहाँ पे हम क्लोरीन कह सकते हैं, यहाँ पे भी एक कह सकते हैं क्लोरीन, एक और कह सकते हैं क्लोरीन। इसी तरह से 3D फॉर्म में, प्योर 3D फॉर्म में 6 क्लोरीन आयन से घिरा होता है। और ठीक इसी तरह से ये क्लोरीन आयन भी 6 सोडियम आयन से घिरा होता है। तो हम इसमें फार्मूला मास निकालते हैं। इसीलिए हमको जनरली फार्मूला मास की आवश्यकता पड़ी कि जहाँ पे ओनली सिंगल एलिमेंट ना प्रयुक्त हो, ढेर सारे हों एक ही फॉर्म में, तब हमें फार्मूला मास निकालना पड़ा। तो हम फार्मूला मास निकालते हैं कि हमने निकाला NaCl, हम लिखते हैं फार्मूला मास ऑफ NaCl। ठीक है, तो इसको हमें दिया गया है एटॉमिक मास ऑफ Na। इसको कैसे निकालेंगे, हमने बताया था कि इसको अलग, ये देखिए Na का अलग और Cl का अलग, इसका एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस एटॉमिक मास ऑफ Cl। मास ऑफ Cl यानी कि क्लोरीन आयन भी लिख सकते हैं। वैसे हम सोडियम लिख दें क्लोरीन, तो हम इसका एटॉमिक मास लिखेंगे और इसका एटॉमिक मास लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो इसका एटॉमिक मास हमें दिया गया है 23.0 U। इसको हम यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, या तो हम AMU भी लिख सकते हैं। फिर क्या दिया गया है, एटॉमिक मास ऑफ Cl। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है, हमको जो दिया गया है वो है 35.5 U, यानी यूनिफाइड मास। तो इसी को हम जोड़ देंगे, जिसके थ्रू हमको ये सूत्र भार यानी फार्मूला मास प्राप्त होगा। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, देखिए 5, 5 3 8 और 3 2 5, 58.5 यूनिफाइड मास। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला मास हुआ NaCl का। NaCl का जो फार्मूला मास है वो हमारा इतना आया। तो इसी तरीके से हम सभी का, जितने भी हमको जहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी हमको फार्मूला मास निकालना है, इसी तरीके से उस फार्मूले में जितने एटम्स
होंगे उन सभी के हम अलग अलग एटॉमिक मास निकाल के, या हमको पता होगा अक्सर जनरली दिया गया होता है कि इसका एटॉमिक मास कितना है, इसका एटॉमिक मास कितना है, तो उन्हीं को हम जोड़ के निकालेंगे फार्मूला मास। ये हमारा छोटी सी टॉपिक जो बची थी पिछले की वो पूरी हो गई। अब हमको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है मोल कॉन्सेप्ट। तो हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पूरी केमिस्ट्री की। ज्यादातर क्वेश्चन जो भी अक्सर पूछे जाते हैं वो मोल से ही पूछे जाते हैं। तो मोल मतलब बात है, हमने आपको याद होगा कि हमने एक बार मोल के बारे में और भी जाना है। मोल एक बार हमारी पढ़ाया गया है, हमने शायद दूसरे तीसरे वीडियो में पढ़ाया था, तीसरे वीडियो में शायद कि तीसरे वीडियो में मोल, वहाँ पे हमने मोल का यूज किया था। एक पदार्थ की मात्रा सुना है, पदार्थ की मात्रा का यूनिट, इसकी यूनिट मोल थी। पदार्थ की मात्रा जिसमें हम यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कह सकते हैं, तो जिसकी यूनिट मोल थी। तो मोल को हम देखें तो जनरली मोल एक प्रकार से एक नंबर को दर्शाता है, एक निश्चित क्वांटिटी को दर्शाता है मोल। जैसे अगर हम कुछ लेने जाते हैं तो हमारे दिमाग में आता है, मान लीजिए हमने कोई जनरली जो यूज होता है, तो जैसे हम डजन का नाम सुना है, डजन, दर्जन, इसको अगर हिंदी में लिखें तो दर्जन। तो इससे क्या, कहीं अगर हम देखते हैं दर्जन लिखा है, डजन लिखा है, तो हमारे समझ में इससे क्या आता है कि क्या है ये, इसका मतलब क्या है। तो हमारे समझ में सीधा आता है कि इसका मतलब है कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति, वस्तु या कुछ भी हो तो उसका मतलब ये 12 होगा। अगर कहीं पे डजन लिखा है, 1 डजन है तो 12, ये भी एक निश्चित नंबर है ना। कहीं भी कुछ भी हो, अगर दर्जन लिखा गया है तो वहाँ पे हमें पता है कि जो भी चीज होगी उसकी संख्या 12 होगी। तो ठीक इसी तरीके से हम और भी चीजों का यूज करते हैं। जैसे कहते हैं हमने जब वो गिना जाता है कागज जिसके हम अपने नोट्स बनाते हैं, तो उनको जब गिना जाता है तो उसमें भी रिम का यूज होता है, दस्ते का यूज है, जिसमें एक निश्चित क्वांटिटी होती है कि हाँ अगर एक रिम है तो उसमें कितने कागज होंगे, एक दस्ता है तो उसमें कितने रिम होंगे। इसी तरीके से ये मोल भी जो है, मोल, ये जो मोल नाम का भूत है, ये मोल नाम का भूत है, इसमें भी ये भी एक फिक्स नंबर है जो दर्शाता है कि हाँ कितने मॉलिक्यूल्स, कितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं किसी में। क्योंकि हम कोई क्वांटिटी लिखते हैं तो जनरली हम 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल में ही लिखते हैं। तो उसमें हमें ये पता रहता है कि इस एक मोल में अगर कितना एटम्स होते हैं, इससे हम पता लगा सकते हैं ना कि कितने मोल्स में कितने एटम्स मौजूद हैं। तो इसी तरीके से जो एक मोल होता है, इस क्वांटिटी लिखें तो एक मोल बराबर हमारा जो होता है वो होता है 6.022 क्रॉस 10 की पावर कितना होता है, क्रॉस 10 की पावर 23। इसमें बोल सकते हैं पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हम लिख देते हैं पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कह दें, हम एटम्स कह दें, मॉलिक्यूल्स कह दें, और भी चीजें हम कह सकते हैं आयंस कह दें, कुछ भी, जो कुछ भी हो, ये संख्या ही है। जिसमें हमसे पूछा जाए पार्टिकल्स के लिए पूछा जाए तो पार्टिकल्स कह दें, एटम्स यानी परमाणु के लिए पूछा जाए, अणु के लिए पूछा जाए, आयंस के लिए पूछा जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो संख्या होगी एक मोल में इतने नंबर होंगे। ये एक प्रकार से मोल यूनिट ही है, इसको समझिए, मोल यूनिट ही है। तो ये मोल हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, जिससे हम मोल के बारे में, अगर मोल फिर से अगर आपको बताएं तो मोल सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि मोल एक प्रकार से क्वांटिटी है, एक निश्चित क्वांटिटी जिसका हम यूज केमिस्ट्री में करते हैं कि मोल का यूज ज्यादातर नंबरों को बताने के लिए हम मोल्स का यूज करते हैं। तो ये मोल एक प्रकार से नंबर ही है। तो हम मोल को आगे समझने के लिए हम थोड़े से बेसिक देख लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई कार्बन एटम दिया गया हो, ये हमारे पास कार्बन एटम है, तो हमें इसका एटॉमिक मास निकालना हो, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास अगर हमें निकालना यानी कि परमाणु द्रव्यमान, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कार्बन एटम में कितने न्यूट्रॉन, हम जानते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है। किसी भी एटम का जब हम द्रव्यमान निकालते हैं तो उसमें हमें पता होता है कि किसी भी एटम का जो द्रव्यमान होगा उसके एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो वो न्यूट्रॉन होगा और जो प्रोटॉन होगा उसी का योग हम करेंगे तो वही हमारा मास होगा ना, ये पता है ना, ये तो मास होगा। तो इसको क्या, अगर मान लिया हमारे पास कार्बन एटम है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो 6, इसमें कितने न्यूट्रॉन कितने प्रोटॉन होंगे, इसमें हम कह सकते हैं 6
प्रोटॉन है ना, और फिर 6 न्यूट्रॉन भी होंगे, और इसी के साथ साथ 6 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो हमारा द्रव्यमान निकाले तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान जैसा गुणा करेंगे, द्रव्यमान निकालने के लिए भाई यही करना पड़ेगा ना कि एक का द्रव्यमान निकाले, जितने हैं क्वांटिटी में उनका मल्टीप्लाई कर दें, तब हमें पूरे का द्रव्यमान पता चलेगा ना। तो हम देखिए जो हमारा प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है हम लिख लेते हैं अलग से, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लिखे तो जो हमारा मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो होता है 1.67 क्रॉस 10 की पावर -24 ग्राम, ये होता है ग्राम। और जो क्या बोलते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा वो भी लगभग इसके बराबर, बहुत थोड़ा सा दशमलव के तीसरे अंक के बाद कोई चेंजिंग होती है, लेकिन हम इसको वैसे यही लिखते हैं जनरली, इसके बराबर लगभग मान लेते हैं। लेकिन जो हाँ इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो होता है 9.1 क्रॉस 10 की पावर -27 ग्राम। यानी कह सकते हैं कि इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स में जो हमारा सबसे कम द्रव्यमान वाला पार्टिकल है उसको हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं कि जो हमारा सबसे कम द्रव्यमान वाला पार्टिकल है वो हमारा इलेक्ट्रॉन है। और ये इन दोनों की तुलना में, और इन दोनों को देखें तो इन दोनों का लगभग बराबर मिल रहा है ना। देखिए 1.67 क्रॉस 10 की पावर -24 ग्राम और इसका भी 1.67 क्रॉस 10 की पावर -24 ग्राम, तो ये लगभग बराबर होते हैं। हमने बताया कि ये दशमलव के तीसरे अंक के बाद इनमें थोड़ी सी चेंजिंग होती है, ठीक है। तो इसकी अगर इनकी तुलना करें तो जो इसका जो द्रव्यमान होगा, इन दोनों में जो रिलेशन निकलता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.1 बाई ये होगा 1837 MP, लगभग इतना डिफरेंस होता है। सोच लीजिए कि कितना कम, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन की तुलना में कितना कम होता है। इसीलिए जब हम यहाँ पे एटॉमिक मास निकालते हैं यानी परमाणु द्रव्यमान जब हम निकालते हैं तो इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और आपको अगर याद होगा तो हमने एटॉमिक मास यूनिट बताया था ना, तो एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, उसकी संख्या कितनी होती है, एटॉमिक मास यूनिट का जो वैल्यू होती है कितनी होती है, वो यही होती है ना। जब हम एटॉमिक मास, क्या एटॉमिक मास वही तो जब हम किसी एटम का मास निकालते हैं ग्राम में तो उसी को हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो ये कितना होता है, देखिए ये जाना पहचाना नहीं लग रहा है, ये जाना पहचाना लग रहा है ना कि ये हमने इसको एक AMU के बराबर बताया था, 1 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, एक एटॉमिक मास यूनिट बताया था ना कि जो एक एटॉमिक मास यूनिट होती है वो इतने के ही बराबर होती है, जिसकी संख्या इतनी। तो हम यहाँ से अगर इसका एटॉमिक मास निकाले कार्बन का, देखिए कितना होगा, इसका तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे 6 कॉमन हम ले लें तो 6, ये था 6, और ये देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो द्रव्यमान है वो लगभग बराबर है, तो इसी को हम 6 बराबर है तो इसको जोड़ देते हैं। देखिए तो बराबर है ना, तो NP लिखते हैं तो कितना 12 क्रॉस कितना 1.67 क्रॉस 10 की पावर -24 ग्राम लिखे ना। इसको हमने बताया नेग्लेक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आ जाएगा 12, और इसको हम 1 AMU होता है ना एटॉमिक मास यूनिट, तो इसको हम लिख सकते हैं सीधे 12 AMU, ये लिखिए, या फिर कितना लिख सकते हैं 12 U यूनिफाइड मास, ठीक है। तो ये हमारा एक कार्बन का एटॉमिक मास हो गया। तो इससे हमने जो परिभाषा हमारी एटॉमिक मास की निकली थी कितनी निकली थी, ये एटॉमिक मास की जो हमने परिभाषा लिखी थी, अगर हम फार्मूला एटॉमिक मास का लिखें जो हमने निकाला था तो AMU का 1 AMU हमने यहीं से तो निकाला था, 1 AMU बराबर कितना 1/12, 1/12, उसके बाद क्या था ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ क्या था कार्बन 12 एटम ना, मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ये था ना हमारा जो एटॉमिक मास यूनिट की जो डिफिनेशन थी वो हमें यही दी गई थी। तो यहाँ से अब हम शुरू करते हैं, हमारा डिफिनेशन थी, अब हम शुरू करते हैं मोल्स को निकालना, मोल्स के जो यूजेज हैं, किस तरह से मोल्स के यूज होते हैं, मोल्स निकालना, मोल्स से हमारे द्रव्यमान निकालना और वेट निकालना, सब कुछ हम देखते हैं कि किस तरीके से हम निकालते हैं। हम बात करें कि हमको निकालना क्या है, तो अगर हमको कोई क्वेश्चन, मान लिया हम कोई एक क्वेश्चन के तरीके से इसको देखते हैं क्वेश्चन, तो अगर क्वेश्चन में मान लिया हमको दे दिया जाए कि
क्वेश्चन हमको दे दिया जाए कि ये 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23 इतना जो है वो हमारा एटम ऑफ कार्बन है, ठीक है, एटम्स ऑफ कार्बन। हमको क्वेश्चन में इतना एटम्स हैं किसके, कार्बन के, और हमसे पूछ लिया जाए तो अगर हमको दे दिया जाए कि कार्बन के इतने एटम्स यानी कि परमाणु, हिंदी में भी बताते चले ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो, वो भी आसानी से समझ सकें। अगर हम हिंदी बात करें तो अगर 6.022 गुणे 10 की पावर 23 परमाणु कार्बन के हैं तो हमसे पूछ लिया जाए कि इसका मास है। तो अभी हमने मोल को समझा कि मोल क्या होता है, अब हम मोलर द्रव्यमान की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये संख्या हमको दी गई ना 1 मोल, ये संख्या देखिए दी गई ना, तो इसके क्या हम कह सकते हैं कि 1 मोल, इसको हम सीधे कह सकते हैं 1 मोल हमारा क्या है, कार्बन एटम, 1 मोल एटम्स ऑफ कार्बन, 1 मोल एटम्स ऑफ कार्बन है ना। तो क्या हमको दिया गया कि 1 मोल एटम्स ऑफ कार्बन है ये संख्या, तो हमको बताना है इसका द्रव्यमान, तो उसी को हम मोलर द्रव्यमान बोलेंगे। तो ये देखिए हम डेफिनेशन लिख देते हैं बाद में, 1 मोल एटम्स ऑफ, इसका 1 मोल का हमने भी कितना निकाला था, कितना हमारा द्रव्यमान 1 मोल का आया था, इतना आया था 12 गुणे, हमारा जो द्रव्यमान आया था वो था 12 गुणे 1.67 क्रॉस 10 की पावर -24 ग्राम, ये आया था ना। तो इसी को हमने एएमयू लिख दिया था, क्या, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हमारा हुआ 12 यानी 12 गुणे 1.67 क्रॉस 10 की पावर -24 ग्राम। फिर अब गुणा करते हैं, ये 1 मोल है, लेकिन अब एक कार्बन का जो होता है एटॉमिक मास, ये हमारा पता ना 1 मोल में ये संख्या है। देखिए अभी हमने बताया था कि अगर हमको किसी का द्रव्यमान निकालना हो तो हमें पता होगा कितनी संख्या है उसकी, फिर एक एटम का कितना मास है, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो हमें मास निकाला, तो देखिए 1 मोल, ये हमारा 1 मोल में कितने एटम, 1 मोल में हमारा जो एटम्स था वो इतना था। अभी हमने इसी के जस्ट पहले, इसको मिटाने से पहले हमने जो निकाला था वो हमारे पास था ना कितना, ये देखिए जो हमने इसके जस्ट पहले निकाला था हमारे पास आया था 12 AMU। ये क्या था, ये एटॉमिक मास था, एटॉमिक मास था ना, एक कार्बन एटम का एटॉमिक मास था ये 12 AMU। तो यहाँ पे हमें 1 मोल एटम्स ऑफ कार्बन के एटॉमिक मास हमको निकालना होगा ना, उनका मास निकालने के लिए हमको देखिए 1 मोल, तो 1 मोल में पहली संख्या हम लिखेंगे, ये हमारा क्या है देखिए 12 AMU, यानी कि ये हमारा 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये एक कार्बन के लिए हम लिख दें। उसके बाद हमारे पास ये एक कार्बन का है एटॉमिक मास, हमारा हमने डिफरेंशिएट ये बताया ना कि एटॉमिक मास उसी को कहते हैं कि किसी एक एटम का जो भार ग्राम में होगा उसी को हम एटॉमिक मास बोलेंगे। तो हमने देखिए अभी ये एक कार्बन एटम का निकला, लेकिन अब एक मोल जो संख्या होती है उस संख्या से हमको गुणा करना पड़ेगा ना, यानी वो मोल क्या है, ये इस संख्या देखिए इतनी संख्या ना, इसी को हमने मोल के बराबर लिखा कि ये संख्या 1 मोल होती है। तो अब हम इसी मोल को इसमें गुणा करेंगे कि 1 मोल में कितनी संख्या होती है, देखिए गुणे 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23, इसको हम पार्टिकल लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, इतना क्योंकि हमको वेट ही लिखना है, यानी द्रव्यमान ही लिखना है। देखिए इतना आया, तो इसको हम क्या लिख देंगे, बराबर, इसको हम लिख सकते हैं सीधे सीधे, इसको सीधे हम लिख दें 12 ग्राम, क्योंकि इसका हम गुणा करें, देखिए यहाँ पे गुणा करके आसानी देखें, -24 है, ये 23, तो इसको हम अगर नीचे ले जाएं, इसको नीचे कर दें, इसको नीचे करने कितना 24, तो ये कैंसिल होके नीचे एक रह जाएगा ना, 10, ओनली 10 रह जाएगा नीचे, तो 10 से इसमें गुणा भाग करेंगे हम, तो हमारा कुल मिला जुला के सॉल्व करने के बाद इतना ही आएगा 12 ग्राम। ये 12 ग्राम क्या है, देखिए ये हमारे इतने एटम्स का भार है ग्राम में, देखिए इतने एटम्स जो है 1 मोल एटम्स है, ये 1 ही मोल है ना, ये हमारा 1 ही मोल है, 1 मोल एटम्स का भार का 1 मोल कार्बन एटम, 1 मोल कार्बन एटम का भार हमारा कितना आया है, इतना ग्राम, या तो हम इसको लिख सकते हैं मोलर मास, इसी को हम बोलते हैं, देखिए बताया ना मोलर मास। हमने मोल का मास निकाला तो मोलर मास, अभी तक हमने एटम का मास निकाला था ना, कि एक एटम का मास निकाला था तो हमने एटॉमिक मास कहा था, लेकिन अब हमने 1 मोल का मास निकाला तो हम क्या कहेंगे, मोलर मास। तो ये इसी को हम दर्शा सकते हैं, कह सकते हैं ये हमारा है मोलर मास, यानी कि मोलर द्रव्यमान।
ये कह सकते हैं, या फिर हम इसको एक नाम से और लिख सकते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास। इसको एक नाम और दे सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, मतलब ग्राम परमाणु द्रव्यमान, है ना, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। तो उम्मीद है कि आपको ये मोलर द्रव्यमान अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम एक मॉलिक्यूल्स को एक एटम, अभी एटम को ही लेकर और देखते हैं, क्योंकि ये मोलर द्रव्यमान जो होता है उसको हम एटॉमिक मोलर द्रव्यमान बोले या मॉलिक्यूलर मोलर द्रव्यमान, क्योंकि मोलर द्रव्यमान एटम का भी होगा और मॉलिक्यूल्स का भी होगा। क्योंकि जब हम बताए ना मोल संख्या है, तो संख्या में हम एटम्स को भी ले सकते हैं कि हाँ 2 मोल 4 मोल या 6 मोल एटम्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 मोल 4 मोल या 5 मोल जो कुछ भी हो वो मॉलिक्यूल्स है। तो उसी तरीके से उसी का द्रव्यमान निकलेगा ना। तो देखते हैं कि एक एग्जांपल हम और लेके देखते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम कोई दूसरा मॉलिक्यूल है या कोई दूसरा एटम ले, हम एटम की बात करेंगे, मॉलिक्यूल भी बाद में बताते हैं। तो अगर हम एटम की बात करें तो हम अगर अगला आइटम हम ऑक्सीजन मान ले लेते हैं, ऑक्सीजन। तो पहले हमें पता है ना कि ऑक्सीजन में जो कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, ये हमें पता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे पहले लिखते हैं, कितना है 8। तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 8 प्रोटॉन प्लस, जब 8 प्रोटॉन तो कितना होगा, 8 न्यूट्रॉन भी होगा ना, क्योंकि संख्या बराबर होती है प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की। और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इनकी तुलना में बहुत कम होता है, तो हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इसलिए क्योंकि बहुत कम होता है, हमने देखा भी। तो कितना हो जाएगा, इसको हम अगर निकाले तो 8 और 8 कितना 16, अगर क्योंकि ये जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है बराबर मास ऑफ, नियरली कह सकते हैं नियरली मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है ना, नियरली। तो 3 अंक दशमलव के तीसरे अंक के बाद डिफरेंस होता है। तो इसको हम जोड़ कितना हो जाएगा 16, और मास ऑफ प्रोटॉन लिखेगा, न्यूट्रॉन कुछ भी लिख सकते हैं इतना। तो हम इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो 16 गुणे मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 क्रॉस 10 की पावर -24 ग्राम, ये हुआ ना, ये होता है मास। लेकिन जब एक ग्राम में दिया गया है। अब हम इसको एटॉमिक मास यूनिट में बदलें तभी तो आगे हम बढ़ पाएंगे। एटॉमिक मास यूनिट में बदलेंगे तो कितना होगा 16 AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, ऑक्सीजन के एटम का जो मास होगा वो 16 AMU। अब हमको अगर दे दे कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ अगर दे दे, यहाँ लिखते हैं, हमको अगर दे दे कि मास ऑफ ज्ञात कीजिए, फाइंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ ओ एटम, मॉलिक्यूल नहीं, ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ओ एटम। तो क्या कैसे हम निकालेंगे, तो हमने बताया कि सबसे पहले हम एक एटम, देखिए 1 मोल संख्या तो हमारी है, पहले एक एटम का एटॉमिक मास हम लिखेंगे कितना है, देखिए ये एक एटम का एटॉमिक मास है ना, तो क्या 16 AMU। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद 1 मोल ऑफ, तो 1 मोल में कितने संख्या होगी, यहाँ पे हो मिटा दिया हमने। तो 1 मोल में कितनी संख्या होगी, देखिए तो उसी 1 मोल में जो संख्या होती है उसी से हम इसमें गुणा करेंगे, 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23, ठीक है, 10 की पावर 23 इतना होगा ग्राम। तो ग्राम में संख्या इतना, पार्टिकल्स एटम मोल्स कुछ भी बोल सकते हैं, इतना पार्टिकल एटम्स या जो भी यहाँ पे हम एटम्स बोल देंगे, ठीक है, कि 1 मोल में इतने एटम्स होंगे, यहाँ पे इतने एटम्स लिख सकते हैं। ये तो फिर इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे, हमको यहाँ से क्या निकालना है, मोलर मास। तो मोलर मास में होता है कि जब मोल की हम जिस मोल का द्रव्यमान हम ग्राम में निकालेंगे जब, तो उसी को हम मोलर द्रव्यमान कहेंगे। तो इसको हम ग्राम में जब चेंज करेंगे कितना होगा 16 गुणे, देखिए अभी यहाँ पे हमने यहाँ से एमयू बदला था, तो फिर से ग्राम में जाएंगे तो कितना 1.67 क्रॉस 10 की पावर -24 ग्राम, फिर गुणे में कितना 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23, 1.66 क्रॉस 10 की पावर 23 इतना दिया गया। तो इसको हम गुणा करके निकालेंगे तो फिर से हमारा घूम फिर के आएगा 16, हमारा घूम फिर के फिर से इतना ही आएगा 16 ग्राम, ठीक। तो क्या है, मोल का हमारा जो भार आया वो ग्राम में है ना, इसी को हम फिर से दर्शा देंगे क्या, मोलर मास, इसी को हम कहेंगे मोलर मास, कह सकते हैं मोलर द्रव्यमान,
या फिर ग्राम एटॉमिक मास कह सकते हैं। ग्राम एटॉमिक मास है ना, ग्राम में एटम का मास है, ये पता लेना, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम में एटम का मास, इसी को मोलर मास कहेंगे। तो इसको हम अब अगर हम इसकी सीधे सीधे मोलर मास की डिफिनेशन लिखने चाहें तो देखिए क्या हम लिखेंगे इसकी डिफिनेशन जो हमें लिखना है। अगर हम मोलर मास की डिफिनेशन लिखे तो हम कह सकते हैं सीधे सीधे कि द मास ऑफ, इसकी डिफिनेशन देखिए, मोलर द्रव्यमान, हम कह सकते हैं द मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्या, 1 मोल ऑफ ए एटम पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स, हमको जो आप है, हम अगर सीधे देख करते हैं सब्सटेंस, देखिए द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, यही मेन पॉइंट जो इसका है, यही इन ग्राम्स इज कॉल्ड, या इज नोन एज, हम कॉल्ड लिख देते हैं, इज कॉल्ड मोलर मास। ठीक है, ये सीधे सीधे हम कहते हैं द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास। क्या देखिएगा इसमें जो दो, इसकी डिफिनेशन में जो मेन पॉइंट है 1 मोल और यहाँ पे ग्राम की जो भार हमें लिखना है, मास जो हमको लिखना है, वो 1 मोल का मास जब ग्राम में हम लिखेंगे तो उसी को हम बोलेंगे मोलर मास। जैसे हम एग्जांपल के लिए अगर इसको लें तो इसकी वो हम यूनिट अगर लिखना चाहें, यूनिट क्या लिखेंगे, पता ना कि 1 मोल का मास ग्राम में, तो क्या इसकी यूनिट हम लिख सकते हैं ग्राम, GRAM, ग्राम पर मोल लिख सकते हैं, ग्राम पर मोल, या फिर हम इसको लिख दें ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो अगर हम किसी का मोलर मास का एग्जांपल लिखें तो इजी के रूप में किसी का भी हम लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मोलर मास ऑफ वाटर, अगर हम वाटर लिख दें, देखिए मोलर मास ऑफ वाटर, तो मोलर मास ऑफ वाटर जो हमारा आएगा वो है 18.02 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। किसी का जिस भी पार्टिकल्स का हमको मोलर मास निकालना होगा, जिस भी सब्सटेंस का हमको मोलर मास निकालना होगा, वो 1 मोल में 1 मोल जो उस सब्सटेंस के 1 मोल का ग्राम में भार होगा, उसी को हम मोलर द्रव्यमान या मोलर मास कहेंगे। ठीक, तो इतना अब हम इस मोल कॉन्सेप्ट इतना था, लेकिन अब हम इस पे अच्छे से एग्जांपल्स, कई क्वेश्चंस लगाते हैं जिससे हमारा जो कंफ्यूजन मोलर मास में है या मोल कॉन्सेप्ट में जो भी कंफ्यूजन्स हैं वो आपके दूर हो सके और अच्छे से आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम देखते हैं कि हमको लगाना कौन कौन एग्जांपल है इसको। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा इस मोल कॉन्सेप्ट पे, देखिए फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ एटम्स प्रेजेंट इन 128 ग्राम ऑफ ओ एटम, यानी कि ओ एटम्स ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स की संख्या प्राप्त कीजिए 128 ग्राम ऑक्सीजन एटम में। मतलब अगर 128 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स हमको दिए गए तो उसमें हमको मोलों की संख्या प्राप्त करनी है, सीधे सीधे ये बात। तो ये किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं, अगर हमको पता हो कि 1 मोल्स में कितने ग्राम होते हैं, है ना, 1 मोल्स में कितने ग्राम ऑक्सीजन एटम होते हैं, या 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम में कितने मोल्स होते हैं, तो दोनों में से कुछ पता हो तब तो हम आगे बढ़े। तो हमें एक चीज पता भी जस्ट पहले हमने पढ़ा है कि जो मोलर मास होता है ऑक्सीजन एटम का, मोलर मास क्या होता है, मोलर मास ये बताया ना कि 1 ग्राम मोल का, यानी कि 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा किसी भी एटम्स, पार्टिकल्स या आयंस, किसी के 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा उसी को हम मोलर मास बोलेंगे। तो हमने भी जस्ट पहले पढ़ा है कि मोलर मास से हम लिख सकते हैं 1 ग्राम मोल में 1 मोल्स ऑफ 1 मोल ऑफ ओ एटम बराबर कितना, ये मोलर मास हम कह सकते हैं इतना 16 ग्राम या पर मोल। ठीक, पर मोल कहें या फिर इसको ना लिखें, इतना ग्राम से लिखें। ठीक है, दोनों ठीक है, क्योंकि मोलर मास का मतलब ही होता है कि पर मोल उसका मास निकाला गया है। ये हमारा, इसको हम आगे कर लिख दें मोलर मास, ये ठीक है, मोलर मास ये दिया गया मोलर मास की। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में 16 ग्राम होते हैं, तो देखिए इसको हम सीधे 16 ग्राम में कितना, 16 ग्राम में 1 मोल,
16 ग्राम में 1 मोल ऑफ ओ एटम। वन मोल ऑफ ओ एटम। फिर हमको दिया गया कितना, क्वांटिटी कितनी दी गई, देखिए 128 ग्राम दिया गया कि 128 ग्राम में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे। तो अगर हम इसको यहाँ पे 128 ग्राम लिखें, 128 ग्राम से यहाँ पे गुणा किया, तो ये एरो लगाया यहाँ पे, 1 मोल यहाँ पे पहले से दिया गया है, कितने मोल है देखिए 128 यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे कितना 128 ग्राम कह सकते हैं। फिर यहाँ नीचे आएगा, ये देखिए यहाँ से 75 बोल सकते हैं, 75 हुआ तो कितना गया 16 ग्राम। और यहाँ पे गुणे में 1 मोल है ही, ये तो इससे हो जाएगा वैसे लिखने। तो इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा, देखिए 128 ग्राम्स बराबर 16, 128, 8 आएगा ना, 8 यानी कि 8 क्रॉस 1 मोल। हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं 8 मोल। यह है ना आंसर की। देखिए जो 128 ग्राम हमको ऑक्सीजन एटम्स दिया गया था, उसमें हमने मोलों की संख्या निकाली, कितना है 8 मोल। तो इससे हमको एक निष्कर्ष और भी मिल सकता है कि अगर किसी में हमको मोल्स की संख्या निकालनी हो, है ना, कि मोल्स की संख्या हमको निकालनी हो, तो देखिए हम एक फार्मूला इसको कह सकते हैं। फार्मूला हम एक यहाँ पे डिराइव कर देते हैं, यहाँ पे देखिए जगह है, यहाँ पे फार्मूला अगर देखें कि इससे हमको एक फार्मूला मिल रहा है ना, नंबर ऑफ कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बराबर, देखिएगा नंबर ऑफ मोल्स बराबर, ये हमको द्रव्यमान दिया गया था, है ना, मास गिवन, और ये हमने क्या है, ये क्या है, ये हमारा मोलर मास है। देखिए एक एटम्स का मास, यानी कि एक एटम्स का मास, एक मोल का मास ग्राम में है, अर्थात मोलर मास। तो ये हमारा मोलर मास है। तो सीधे सीधे हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास बटे में कह सकते हैं मोलर मास। ये हमारा देखिए फार्मूला बन गया, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही यूजफुल फार्मूला। इसका यूज बहुत ज्यादा होगा, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, या इसको अगर हम एक सिंबल के रूप में याद करने के लिए तो क्या कर सकते हैं, यन नंबर हो कोई भी नंबर तो उसको मेन से दर्शा सकते हैं, यन अगर गिवन मास जो भी हमको दिया जाएगा वो वेट के रूप में लिख सकते हैं W बटे, और मोलर मास को हम कैपिटल M से ही दर्शा दें। तो ये देखिए ये छोटा सा फार्मूला बन गया, जो कि बहुत ही लाभकारी है हमारे पूरे केमिस्ट्री के लिए, बहुत ही लाभकारी है। तो ये हमारा फार्मूला था नंबर ऑफ मोल्स। हम इस फार्मूले पे रख के किसी भी एटम्स की संख्या निकाल सकते हैं, किसी भी कितने भी एटम्स दिए गए हैं उसके मोल्स निकाल सकते हैं, तो कोई भी मास निकाल सकते हैं कि अगर हमको मोल्स दे दिया जाए कि अगर इतने मोल्स हैं उसका मोलर मास इतना है, तो हम वहां से इसके मास निकाल सकते हैं कि कितनी संख्या होगी, कितना मास होगा। ठीक है, तो ये है हमारा नंबर ऑफ मोल्स से। ओके, तो हम इस पे और भी क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके से हम और भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसको अच्छे से लगाइएगा। देखिए इसमें हमने कई क्वेश्चन दिए जिससे आपको अच्छे से समझाएंगे। तो देयर फाइंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, ये क्वेश्चन दिए गए कि मोलों की संख्या प्राप्त कीजिए जो उपस्थित है इतने में। देखिए 56 ग्राम ऑफ एन एटम, यानी नाइट्रोजन एटम्स के 56 ग्राम में, 64 ग्राम ऑफ एस एटम यानी सल्फर एटम्स के 64 ग्राम में, 20 ग्राम ऑफ एच एटम यानी हाइड्रोजन एटम्स के, हाइड्रोजन परमाणु के 20 ग्राम में हमको मोलों की संख्या बतानी। तो हमने क्या फार्मूला बताया, यहाँ पे दिया गया है मोलर मास। जनरली हम जितने भी क्वेश्चन लगाएंगे उन सभी में हमको अधिकतम मोलर मास दिया जाए, पहले से ही दिया रहेगा कि मोलर मास कितना है, हमको उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने क्या फार्मूला बताया अभी, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या बताया, नंबर ऑफ मोल्स बराबर हमने बताया है मास गिवन, ना गिवन मास कह सकते हैं, गिवन मास बटे में मोलर मास कह सकते हैं। ये कहेंगे ना, यही हमें यही बताया है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास बटे में मोलर मास। तो यहाँ पे देखिए कितना गया 50 ग्राम ऑफ एन एटम। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स में कितना मास दिया गया, देखिए 56 ग्राम दिया गया ना, तो क्या लिखेंगे 56 ग्राम है, 56 ग्राम बटे में मोलर मास हमको दिया गया है नाइट्रोजन, देखिए 14 ग्राम दिया गया ना, तो 14 ग्राम। ये भाई यूनिट है, यूनिट कट जाएगी सेम यूनिट, तो यहाँ कितना जाएगा 14 चौके 56, 4 मोल्स।
यह है ना, नंबर कितना आया, देखिए ये हमारा 4 मोल्स है ना, ये कितने हैं, नाइट्रोजन, यानी 56 ग्राम नाइट्रोजन एटम्स में हमारे कितने मोल है, 4 मोल। ठीक, तो दूसरे वाले में क्या दिया, 64 ग्राम ऑफ एस एटम। इसमें भी सीरीज बात नंबर ऑफ मोल्स का हमने फार्मूला लिखा, फिर से लिख देते हैं, इससे बार बार लिखने से फार्मूला आपको याद हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा जितनी बार क्वेश्चन है उतनी बार फार्मूला लिखिए, ताकि कभी भूले ना, पूरे जीवन कभी ना भूले। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या है, गिवन मास, गिवन मास बेटे में मोलर मास। मोलर मास को कभी कभी लिख लीजिए ग्राम एटॉमिक मास, जिससे आपको पता रहे कि मोलर मास को ही ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, यानी ग्राम परमाणु भार, ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक, तो इससे निकालेंगे कितना कितना दिया गया, देखिए 64 ग्राम है, यानी 64 ग्राम दिया गया है, इसका जो गिवन मास है वो 64 ग्राम है। और सल्फर का मोलर मास देखिए यहाँ पे दिया गया है कितना, 32 ग्राम, 32 ग्राम लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2 मोल्स, यानी कि 2 मोल। ठीक है, ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, और ये भी एक बचा हुआ है 20 ग्राम एच एटम, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना है, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स इक्वल कितना, गिवन मास, गिवन मास बटे में मोलर मास, कितना गिवन मास है, 20 ग्राम, यानी 20 ग्राम। हमारा जो मोलर मास हाइड्रोजन का मोलर मास कितना दिया गया, देखिए 1 ग्राम, 1 ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा भाई, इसको काटेंगे 20 मोल। देखा ना कितनी आसानी से हमने इसको निकाल लिया, कितने मोल्स हैं हमने निकाला। 56 ग्राम नाइट्रोजन एटम्स में कितने मोल्स हैं नाइट्रोजन एटम के, फिर 64 ग्राम सल्फर एटम्स में कितने मोल हैं सल्फर एटम के, और 20 ग्राम हाइड्रोजन एटम में कितने मोल्स हैं हाइड्रोजन एटम के। तो सभी में हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, देखिए यहाँ पे 20 मोल्स, 4 मोल्स, और इसमें कितना आया है, 2 मोल्स हमने निकाल लिए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जब किसी भी ये मोल्स जो होता है संख्या मोल, तो हम जब उतने ढेर सारे परमाणु यानी उतने ढेर सारे एटम्स या पार्टिकल्स हम कह सकते हैं, कितना हमने निकाला है मोल्स, जो एक मोल बराबर था 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23, यानी कि जब हम इतने सारे पार्टिकल्स ले लेंगे हाथ में, मान लीजिए इतने सारे पार्टिकल्स हमने हाथ में ले लिए, इतना जो लिखा गया, तब वो 1 मोल के बराबर होगा। सोचिए कितनी बड़ी क्वांटिटी है, कि उतना हम लेने के बाद तब वो 1 मोल के बराबर हो रहा है। गिन में नहीं सकते हम, अगर इसको 0 लगाएं तो गिन पाएंगे, बताइए 23, यानी 3 तो मान लिया खत्म हो जाएगा, 20 0 इसके बाद देगा, है ना, बड़ी संख्या। इसीलिए एटम्स को दर्शाने के लिए इतनी बड़ी संख्या हमको ना लिखनी पड़े, इसी को एक मोल्स नाम दे दिया, मोल। तब से हम नहीं, देखिए यहाँ पे 4 मोल आया है, अगर हम मोल्स की जगह पे इसको लिख के गुणा करें तो कितनी बड़ी संख्या हम याद करेंगे, कितनी बड़ी संख्या हम लिखेंगे, 4 गुणे इतना इतना इतना। तो इससे अच्छा है 4 मोल्स, ताकि हमको पढ़ने में भी आसानी हो, सामने वाला भी अच्छे से समझ भी जाए। ठीक है, तो ये हमारा ये सवाल हो गया। अब हम और भी क्वेश्चन देखते हैं, जिससे हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसको निकालते कैसे हैं, मोल्स निकालते हैं। तो हमने मोल्स निकालना से अब हम निकालेंगे मोलर द्रव्यमान भी निकालना और गिवन मास भी निकालना। अब हमारे तभी तक हमने एटम्स देखा, अब हम एक आध 2 क्वेश्चन मॉलिक्यूल्स के ऊपर लगा लेते हैं, बाकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो पहले मान लीजिए मॉलिक्यूल्स के लिए हम बात करते हैं, अभी तक हमने एटम्स पढ़ा, ठीक है। अब हम मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं कि मॉलिक्यूल्स में हम कैसे एटम्स को मोल्स निकालते हैं। तो अगर हमको मान लीजिए दिया जाए 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन माने N2, है ना। देखिए 2 एटम मॉलिक्यूल मतलब 2 एटम होगा ना, तो इसमें क्या होगा, इससे हम क्या समझ रहे हैं कि 2 एटम्स ऑफ N यानी कि नाइट्रोजन, है ना। कि अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन दिया गया है तो उससे हम क्या समझेंगे, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो हम मॉलिक्यूल्स में भी निकालेंगे। सबसे पहले हमको क्या, अगर हमको इससे मोलर मास यानी मोलर मास तो निकालना ही है, तो हमने वहां पे एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास निकाला था, यहाँ पे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास ग्राम मॉलिक्यूल मास निकालेंगे, ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स का ग्राम में मास। यहाँ भी हम इसके लिए हमको क्या जरूरत होगी कि एक मॉलिक्यूल का कितना हमारा मॉलिक्यूलर मास आता है। हमने वहां पे एटॉमिक मास निकाला था, है ना, एटॉमिक मास यानी कि एक एटम का मास
एएमयू में, उसी को एटॉमिक मास। तो यहाँ पे मालिक्यूल की, एक मालिक्यूल का मास हम एएमयू में निकालेंगे कितना आएगा, तो उसी को हम मालिक्यूलर मास बोलेंगे। तो ये 2 एटम्स ऑफ एन एटम हमने लिखा, इसको निकालने क्या करेंगे, देखिए 2 फिर एटम्स ऑफ एन, यानी कि एक एटम का मालिक्यूलर मास हमने कितना निकाला था, एक एटम का एटॉमिक मास, एटम का एटॉमिक मास लिखा, मालिक्यूल का मालिक्यूलर मास। तो एक एटम का एटॉमिक मास हमने नाइट्रोजन में कितना निकाला था, अगर हम देखें एक एटम पे नाइट्रोजन, इसका संख्या 7, तो कितना होता है 7 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को नहीं जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 14, और नाइट्रोजन इसको प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का जो भार हम लिखते हैं कितना 1.67 क्रॉस 10 की पावर -24 ग्राम, ये लिखते हैं ना। तो इसी को हम क्या लिख देते हैं 14 एएमयू, यानी कि 14 एएमयू। तो इसी को यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे, ये कितना 14 गुणे 1.67 क्रॉस 10 की पावर -24 ग्राम, इतना लिखेंगे ना 1.67 क्रॉस 10 की पावर -24 ग्राम, इतना हमारा। इसको गुणा अगर करें तो 28, इसको एएमयू लिख सकते हैं, देखिए दिया गया है एएमयू, क्योंकि तभी तो हम उसको मालिक्यूलर मास कहेंगे जब उसको हम एएमयू में दर्शाएंगे। तो कितना हो गया 28 एएमयू, ये हमारा मालिक्यूलर मास हुआ, किसका, नाइट्रोजन मालिक्यूल का, क्योंकि मालिक्यूलर मास तो मालिक्यूल का ही निकलेगा। तो ये हमारा नाइट्रोजन मालिक्यूल का मालिक्यूलर मास हो गया 28 एएमयू। अब हम इसी में देखते हैं, इसी को हम बोलते हैं, लिख दिया अगर, तो इसी को हम बोलेंगे मालिक्यूलर मास। मालिक्यूलर मास, तो अब हम मोलर मालिक्यूलर मास निकालते हैं, यानी ग्राम मालिक्यूलर मास। तो इसी का मोलर मास निकालने के लिए क्या, तो अगर हमको दे दीजिए 1 मोल नाइट्रोजन एटम है ना, हमने 1 मोल नाइट्रोजन एटम से निकाला, अब हमारी बारी है 1 मोल नाइट्रोजन मालिक्यूल। तो 1 मोल में कितनी संख्या होती है 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23 मालिक्यूल्स ऑफ क्या N2 है ना, N2। तो यही होगा कि इतने N2 मालिक्यूल्स, 1 मोल, इसी को हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ N2 मालिक्यूल। वन मोल ऑफ N2 मालिक्यूल हम लिख सकते हैं। तो इसी का हमको मालिक्यूलर मास निकालना है कि इसका मालिक्यूलर मास हमको कैसे निकालना पड़ेगा। देखिए ये संख्या हमारी दी गई है 1 मोल, तो हमने 1 का निकाला है ना, देखिए 1 का 28 एएमयू, यानी 28 एटॉमिक मास यूनिट हमारा आया है। तो हम इसको निकालेंगे क्या, देखिए 1 मोल, तो पहले इसी को लिख लेते हैं, 1 मोल्स का गुणा बाद में करेंगे इस संख्या का, पहले इसका लिखते हैं कि एक मालिक्यूल का जो मालिक्यूलर मास है वो कितना है, वो दिया गया, देखिए 28 एएमयू। फिर 1 मोल की संख्या कितनी है, देखिए फिर अब 1 मोल से गुणा करेंगे तो हमारी 1 मालिक्यूल का एटॉमिक मास यूनिट हो गया। तो अब 1 मालिक्यूल का मोलर मास बोल सकते हैं, मालिक्यूलर मास। मालिक्यूलर मास कितना हुआ, तो अब ये मोल का दिया गया कितना, 1 मोल में कितने मालिक्यूल दिए गए, देखिए 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23, इतना हुआ ना, इतना मालिक्यूल्स दिए गए हैं, ठीक है कोई बात नहीं इतना। तो इसको क्या करेंगे, हमें ग्राम में भार हम जब लिखेंगे किसी का भी, जब हम ग्राम में भार लिखेंगे तभी वो मोलर मास कहलाएगा। 1 मोल का, 1 मोल तो संख्या है, लेकिन उसका मास जब हम ग्राम में लिखेंगे तब वो मोलर मास कहलाएगा। तो इसको ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 28 क्रॉस, यहाँ पे देखिए इससे ऊपर ग्राम था ना, है ना, कि एटॉमिक मास यूनिट से पहले ग्राम में था, तो वही लिख देंगे फिर से 28। तो 28 है ही, इसी को ये यूनिट एएमयू को ही चेंज करेंगे, सिर्फ कितना 1 पॉइंट, हम यहाँ से एएमयू को भी चेंज कर रहे हैं, एएमयू को चेंज करेंगे तभी हम ग्राम में पहुंचेंगे, तो तभी हमारा मोलर मास होगा। तो कितना 1.28, तो चेंज करेंगे यहाँ से, देखिए एएमयू के स्थान पे कितना लिखा है 1.67 क्रॉस 10 की पावर -24 ग्राम। अब ग्राम में हो गया, फिर गुणा करेंगे कितना, मालिक्यूल वो मोल की संख्या कितनी थी, मोल जो मोल में एटम्स या मालिक्यूल्स की संख्या कितनी है 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23। इसको मालिक्यूल भी लिख दें या वैसे ही लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, इतने मालिक्यूल से लिख दें जो भी हो, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए इतना हमने लिखा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 मोल का
मालिक्यूलर मास यानी कि 1 मोल का मोलर मास हमारे पास आ जाएगा नाइट्रोजन मालिक्यूल का। तो नाइट्रोजन मालिक्यूल का मोलर मास, इसको सॉल्व करने के बाद ये एक ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 28 ग्राम, इतना ही आएगा 28 ग्राम मालिक्यूल। बताया ना कि मालिक्यूल का ग्राम में भर, इसीलिए ग्राम मालिक्यूल, यहाँ पे ग्राम मालिक्यूल भी लिख सकते हैं, ग्राम मालिक्यूल्स, या फिर सीधे हम सिर्फ 28 ग्राम से लिखें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमारा था 28 ग्राम, ये हमारा हो गया मालिक्यूलर मास। इसको हम कह सकते हैं क्या क्या, देखिए इसको हम कहेंगे ग्राम मालिक्यूलर मास, या फिर सीधे मोलर मास कह दें, कोई दिक्कत नहीं, मोलर मास कह दें, कोई परेशानी नहीं, दोनों में से हम कहते हैं। हमने इसीलिए हमने पहले बताया था ना, अभी इसी वीडियो में हमने आगे पहले शुरुआत में ही बताया था कि मोलर मास को हम मालिक्यूल में भी निकालते हैं, हम एटम्स में भी निकालते हैं मोलर मास को, इसलिए कोई स्पेशल नहीं लिखते। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या GMA लिखा, GMM ग्राम मालिक्यूलर मास, और जब हमने एटम्स के लिए निकाला था क्या लिखा था, GAM ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि ग्राम में भार एटम का, ठीक है, और यहाँ पे ग्राम में भार मालिक्यूल का। तो ये हमारा देखिए मालिक्यूलर मास ये हो गया। तो इस पे हम एक सवाल देख लेते हैं कि जल्दी से एक सवाल देखते हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, तो एक सवाल बहुत ही जल्दी से हम देखेंगे, और जहां पे आपको ना समझ में आएगा आप वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम इस पे अगर क्वेश्चंस की बात करें कि क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन समय नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगर हमारे पास दिया गया हो क्वेश्चन कि 1 मोल ऑफ, दिया गया है 1 मोल ऑफ O2 मालिक्यूल्स, यानी कि ऑक्सीजन मालिक्यूल्स, इतने मालिक्यूल्स हमको दिए गए हों और हमसे पूछा जाए कि फाइंड GMM, यानी कि फाइंड क्या दिया, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल, फाइंड GMM यानी कि मोलर मास, क्या मोलर मास, GMM क्या, ग्राम मालिक्यूलर मास, किसी को मोलर मास। यही हमको निकालना है कि अगर 1 मोल ऑक्सीजन मालिक्यूल्स दिया गया है तो उसका मोलर मास हमको निकालना है। तो क्या करेंगे हम, देखिए O2 मालिक्यूल्स है, तो O2 मालिक्यूल्स में सबसे पहले एक मालिक्यूल का हम मास निकालेंगे कि एक मालिक्यूल का जो मास होगा वो कितना होगा। तो इसके लिए क्या हमको दिया गया है, एक ऑक्सीजन एटम में कितने वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन। तो एक ऑक्सीजन एटम में हमारे होते हैं 8, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है ना, तो 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन, तो कितना हो जाएगा 8 8 16 गुणे इसका भार कितना होता है प्रोटॉन का 1.67 क्रॉस 10 की पावर -24 है ना, -24 ग्राम, ये एक का हो गया। इसको हम क्या लिखते हैं 16 AMU लिख सकते हैं, ठीक है। O एटम का है, लेकिन जब हम O2 मालिक्यूल्स के लिए लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे कि 2 एटम हो गया, तो कितना 2 गुणे 16 AMU, तो बराबर करके कितना 32 AMU, ये एक मालिक्यूल का एटॉमिक मास आया, ठीक है। लेकिन हमको 1 मोल्स का एटॉमिक मास निकालना है, तो 1 मालिक्यूल का गया, तो हम क्या लिखेंगे कि इसको हम लिखे 1 मोल का हो गया, ये 1 मालिक्यूल का 1 मोल। तो बात करते हैं हम इधर ही देख लेते हैं, सिंस 1 मोल्स इक्वल टू कितना मालिक्यूल्स होते हैं, 1 मोल्स इक्वल टू 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23, कितने होते हैं ना 23 मालिक्यूल्स कह सकते हैं, मालिक्यूल्स। तो इसको अगर हम इसका ये निकालें, मोलर मास निकालें, यहाँ पे 1 आया है, इसका अगर हम निकालें तो कितना क्या कहेंगे इसको, ग्राम मालिक्यूलर मास इक्वल टू, देखिए इतना मोल्स एक ही दिया गया है, तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 1 मोल ऑफ O2 मालिक्यूल्स
कितना है, तो इसका लेंगे क्या कि पहले तो एक मोल में, बाद में पहले एक एटम का, एक मॉलिक्यूल का कितना मॉलिक्यूलर मास है हमारा, एक मॉलिक्यूल का देखिए इनका है ना, एक मॉलिक्यूल का हमारा 32 एमयू को हम सिंपल लिख देते हैं ग्राम में, तभी तो हम उसको मोलर मास कहेंगे, तो ग्राम में लिखेंगे कितना गुणे 1.67 क्रॉस 10 की पावर -24 ये ग्राम है, ठीक है। फिर गुणे, अब देखिए एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे अगर लिखते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसलिए लिखा गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास को कहते हैं हम कि एक मोल का भार ग्राम में, एक मोल मॉलिक्यूल्स का भार ग्राम में। यहाँ पे कितनी संख्या है 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23, ठीक है मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स उसमें। तो इसका जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा घुमा फिरा के आएगा 32 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारा आया क्या कि ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि मोलर मास भी हम कह सकते हैं, मोलर मास ऑफ क्या O2 मॉलिक्यूल। तो ये हमारा हो गया, क्या है हमारा मॉलिक्यूलर मास, किसका, मॉलिक्यूल्स का, O2 मॉलिक्यूल्स का। तो यही था कि हमने वहां पे एटम्स में एटॉमिक मास निकाला, फिर एटॉमिक मास से निकालते निकालते हम मोलर एटॉमिक मास तक पहुंचे, या ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। तो वहां तक हमने निकाल लिया ग्राम एटॉमिक मास, उससे हमने मोलों की संख्या निकाला, वेट निकाला और भी चीजें निकाली। फिर यहाँ पे हमने इसको देखिए भी तो समझा है वैसे छोटा सा, लेकिन अब इसके आगे का सवाल हम इसको भी इसमें सवाल अच्छे से लगाएं, ताकि आगे अगले वीडियो में हम इसके सवाल बहुत ही अच्छे से लगाएंगे, ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। तो ये हमारा देखिए मॉलिक्यूलर मास भी हमने निकाल लिया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी कि मोलर मास मॉलिक्यूल का, उसी को ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर इसके आगे के क्वेश्चन हम अपने अगले वीडियो में लगाएंगे और भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे भी और भी लोगों के पास हमारा जो कंटेंट है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, वो और भी लोगों के पास पहुंचे। धन्यवाद।